नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। स्टॉक एक्सचेंज में गिरावट भी देखी और फिर थोड़ा मिला जुला रुझान भी। कुछ समझ नहीं आई कि हुआ क्या। मार्केट वक्त के साथ साथ गिरावट का शिकार होती रही, लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन इसकी पेशगोई तो हम बहुत पहले से कर चुके थे। बैनुल-अक़वामी मार्केटों में भी भूचाल, सोना चांदी इसकी कीमतों के अंदर भी उतार चढ़ाव, और फिर उसके बाद यकदम हमने देखा कि मुख्तलिफ ट्रेंड आ गया। मार्केट के अंदर जब भी अनोमलीज क्रिएट हो जाती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसके साथ साथ क्रिप्टो मार्केट में मुकम्मल क्रैश और तबाही व बर्बादी, लोगों का करोड़ों बल्कि अरबों डॉलर का नुकसान पूरी दुनिया में। इसके अलावा दीगर और मार्केटों में भी अजीब किस्म का भौचाल, टैरिफ का मामला भी अपनी जगह चल रहा है, बैनुल-अक़वामी मार्केटें भी अपनी जगह चल रही हैं। एक कुछ धुएं और बादल हैं गैर यकीनी और बेयकीनी के, वो भी अपनी जगह मौजूद हैं। तो समझ कुछ आ नहीं रहा कि अब होने क्या वाला है, लेकिन उम्मीद और तवक्को ये करते हैं कि मामलात, वाक़यात, मसाइल सब जो हैं वो अपनी जगह मौजूद रहें। ये बड़ा अहम नुक्ता है, बड़े अहम मामलात हैं जिनकी तरफ हमें देखना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा। मेरे जहन में उभरते सवालात के अंदर अहम सवाल ये भी है कि क्या मार्केटें जब शदीद दबाव का शिकार होंगी तो पाकिस्तान की मईशत इसका बोझ उठा पाएगी। स्टॉक एक्सचेंज का ढोल तो हमने बहुत बजाया, लेकिन अगर स्टॉक एक्सचेंज गिर गई तो फिर क्या होगा। वक्त के साथ साथ इसमें गिरावट आती चली गई। मसले मसाइल किस नौइयत के होंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब एहसन मेहनती साहब, जो कि बड़ी मुतवाज़िन सोच के मालिक और इक़्तिसादी माहिर तस्वुर किए जाते हैं। वेलकम करता हूं आपको शो में एहसन मेहनती साहब। थैंक यू। एहसन मेहनती साहब, अब आगाज़ से कर लेते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गिर गई। कुछ मिला जुला रुझान भी रहा, कभी चढ़ जाए, कभी थोड़ा लोगों की धड़कनें तेज़। आज मैं अपनी तदरीसी अमल के अंदर क्लास ख़त्म करके बाहर निकल रहा था तो मेरे स्टूडेंट्स की बातें सुनी। उन्होंने कहा साहब मार्केट के अंदर कुछ तब्दीली रोनुमा हो रही है, आज तुमने क्या किया। तो मेरी फिर आंखें खुली कि मामलात कुछ चल ज़रूर रहे हैं। क्या मामलात चल रहे हैं सर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, ये अभाम क्यों पाया जाता है? जी देखें, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी मार्केट में हो चुकी है और इसकी वजह यह है कि हमने कुछ डेटा देखा है करंट अकाउंट सरप्लस का, जो मार्च जनवरी का हमें $121 मिलियन सरप्लस नज़र आया। उसके बरक्स देखें तो हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा पिछले साल के अंदर वो नेगेटिव था। अब LSM का डेटा भी रिलीज़ हुआ जो 6 महीने का था, उसमें तकरीबन 4.82% जो है इजाफा देखा गया। तो इकोनॉमिक डेटा जो है वो पाकिस्तान का इम्प्रूव हो रहा है और उसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। उसके अंदर आप देखें तो रेमिटेंसेस जो है उसमें 15% की ग्रोथ है मार्च जनवरी के अंदर। तो आई थिंक कि जो फोकस है वो यही है कि इकोनॉमिक डेटा अगर इम्प्रूव होता रहा तो मार्केट्स को भी सपोर्ट मिलेगा और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस मजीद बढ़ता जाएगा। अच्छा, मुझे तो ऐसा लगा शायद कि T20 के मैच के बाद फिर ये सारा पैसा वापस आ गया। अरे ये तो ये बताना नहीं था, माजरत। लेकिन लोगों की तवज्जो हट जाती है ना कभी कभार क्रिकेट से स्टॉक एक्सचेंज। आगे आप माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा ज़हीन हैं, लेकिन अमूमन ये देखा गया कि जब क्रिकेट सीज़न स्टार्ट होता है तो स्टॉक एक्सचेंज कुछ मध्यम हो जाता है। ये मैंने गलत सुना है? देखिए, आपकी बात सही है कि गैमलिंग होती है क्रिकेट के अंदर और आई थिंक कि कुछ हद तक कैपिटल मार्केट के अंदर भी जो है इसका असर वसूख है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर तो जाहिर है मार्केट अपने फंडामेंटल्स की तरफ जाती है और फंडामेंटल्स जो है वो उसके अंदर जो अर्निंग प्रोजेक्शंस होती हैं, आई थिंक कि उसका भी एक रोल है। आगे पॉलिसी जो SBP की होती है उसका भी एक उसमें आंसर है। आई थिंक कि जो बहुत सारी जो नुकात होते हैं जिसमें इंटरनेशनल सिचुएशन, जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है, उसमें कुछ आपने देखा होगा कि लचक आई है। ईरान US की जो टॉक्स हैं, आई थिंक कि वो एक मेजर रीज़न है कि जो बढ़ती हुई या पॉजिटिव टॉक्स जो हैं वो गोल्ड प्राइसेस के अंदर भी गिराओ, सिल्वर प्राइसेस के अंदर गिराओ। इसके साथ आप देखें तो ऑयल प्राइसेस की स्टेबिलिटी, आई थिंक कि ये इंडिकेशन है कि ग्लोबल मार्केट्स भी तेज हो रही हैं और आई थिंक कि उसकी वजह नहीं, लेकिन आपने पिछली दफा कहा था एनीथिंग
एनीथिंग मे हैपन एनी डे, तो वो अभी भी सिचुएशन है एनीथिंग मे हैपन एनी डे, या वो बादल अब हट गए, काले बादल? देखिए, जो हमारी जो प्राइसिंग है, जो प्राइसेस हैं मार्केट की, वो तो इंडिकेट करती हैं कि बादल थोड़ी पॉजिटिवनेस की तरफ जा रहे हैं। और पॉजिटिवनेस का मतलब ये है कि जो कुछ हद तक पॉसिबल है कि डील हो जाए, और अगर ये डील हो जाती है तो फिर हम देखेंगे कि मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा चढ़ाव देखा जा सकता है। और ये चढ़ाव लोकल मार्केट नहीं, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर होगा। फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान मार्केट का रुख करेंगे। ये सारा पूरा जो रीजन है ये पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा अगर ये ब्रेक थ्रू हो जाता है यूएस ईरान की जो डील है। जाहिर है इसकी पॉसिबिलिटीज हैं, और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि जो ऑयल प्राइसेस बढ़ रही थी उसमें रुकावट आ गई, और फिर हमने देखा कि डॉलर भी स्ट्रांग हुआ। उसके बाद जो है जो सेफ हेवन की तरफ जो फोकस था वो थोड़ा बिटकॉइन की तरफ और दीगर जो मार्केट्स हैं उनकी तरफ फोकस दोबारा से आना शुरू हुआ। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, ये मैं सोशल मीडिया फॉलो करता रहता हूँ, तो पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स में बीटीसी के रेट गिरने पर, यानी बिटकॉइन के रेट गिरने पर इतनी ज़्यादा डिप्रेशन क्यों है? हम तो कहते हैं हम मेजर प्लेयर्स नहीं हैं, फिर इतना ज़्यादा डिप्रेशन और इतना कीनली इसको मॉनिटर करना, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देखिए, आई थिंक कि ये ग्रे मार्केट कहलाती है, और ये ग्रे मार्केट जो है इसकी सोर्सिंग बिटवीन फ्रेंड्स रिलेटिव, ये वहाँ पे जो ट्रेडिंग होती है ग्रे हाउसेस के अंदर, आई थिंक कि जो इसका नंबर है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। यानी कि 4 करोड़ तक इन्वेस्टर जो हैं वो इन मार्केट्स में पाए जाते हैं जो बीटीसी को रिलेट करते हैं। और आई थिंक कि ये जो मार्केट है ये रेगुलेटेड नहीं होती है, और जाहिर है इसमें सारे उसके प्रॉब्लम्स होते हैं, रिकवरी के भी इश्यूज होते हैं, प्रॉफिट की रिकवरी और फिर लॉसेस की रिकवरी। आई थिंक कि ये हमने देखा है कि लॉ एनफोर्समेंट भी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। तो आई थिंक कि ये इतना ज़्यादा नहीं है हमारे कोई रेगुलेटेड मार्केट का पार्ट नहीं है। बट हम यूजुअली जो है ये जो अहदेदारान हैं आईटी के, उनकी तरफ से सुनते हैं कि ये फिगर तकरीबन 4 करोड़ लोग हैं। ये बड़ा अहम नुक्ता है जो कि आपने बताया है, लेकिन यहाँ पर एक जानिब दूसरी तरफ भी आपको ले आता हूँ, क्योंकि आप आएँ और तफसीली बात कमोडिटी पे ना हो तो वो मज़ा नहीं आएगा। बात ये है कि ये गोल्ड की तो आपने बताई, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमारी तवज्जो बहुत ज़्यादा सिल्वर और कॉपर की तरफ चली गई थी। तो ये जो कॉपर और सिल्वर का गेम हुआ, ये तो बिल्कुल चौपट बैठ गया, लोगों के सर पे आके बैठ गया। तो जिन लोगों ने एन पीक पर सरमायाकारी की थी वो तो नुकसान कर गए बहुत ज़्यादा। देखिए, बिल्कुल ये सप्लाई डिस्ट्रप्शन की एक्सपेक्टेशन थी, और आई थिंक कि अब हम देख रहे हैं कि जो ईरानी जो ड्रिल्स हो रही हैं उस एरिया में जिसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ होम्स, आई थिंक कि वो कल ऑयल प्राइसेस के अंदर थोड़ा इजाफा देखा गया उन ड्रिल्स को लेते हुए। तो आई थिंक कि जो सप्लाई अगर अवेलेबल है तो इनमें मजीद करेक्शन आएगा सिल्वर की और कॉपर की प्राइसेस में। और अगर सप्लाई की डिस्ट्रप्शन होती है तो हम देखेंगे कि ओवर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कंटेनर की कॉस्ट, या फिर सारी इंश्योरेंस कॉस्ट, और ये सारी लेकर इन्फ्लेशन की तरफ जो है वो लेकर जाएंगी। तो अब ये सारी जो नहीं, बट व्हाट्स योर टेक बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल ट्रेंड्स, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन गोल्ड एंड सिल्वर? देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर वाज जियोपॉलिटिकल फिनोमेना, और जो हमने देखा कि ये जो ईरान यूएस की वॉर चल निकली थी उसमें सेफ हेवन की डिमांड आ गई थी, और उस वक्त जो है हमने देखा कि डॉलर के अंदर भी जो है वो प्रेशर था, और फिर ये गोल्ड प्राइसेस रिकॉर्ड हाई की तरफ गए, $5,500 की तरफ, और आई थिंक कि अब ये $4,900 की तरफ हैं। और इसकी वजह यह है कि सेफ हेवन जो डिमांड है वो कम हुई, और इस हद तक कम भी कि उसमें 10% तक गोल्ड में गिराव आया, और 30-35% तक सिल्वर में गिराव आया। और इसकी वजह यही है कि ये एक्सपेक्टेशन है कि यूएस ईरान डील हो जाएगी, जिसके बाद यूएस डॉलर स्ट्रांग होगा। साथ में हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो यूएस के अपने फेडरल रिजर्व जो है उसने पॉलिसी रेट को मेंटेन किया, जिसके बाद यूएस डॉलर स्ट्रांग हुआ, और फिर इनके अंदर जो प्रेशर आया। तो इसके दो नुकात हैं, एक तो जो पॉलिटिकल सिचुएशन है और एक यूएस इकोनॉमिक डेटा है। यूएस इकोनॉमिक डेटा भी जो है वो स्टेबल रहा, यानी कि पॉलिसी टाइटनिंग की तरफ उनका फोकस रहा, जिसकी वजह से यूएस डॉलर स्ट्रांग हुआ, और फिर ये प्रेशर हमें देखा गया। साथ में हमने जो ईरान टॉक्स देखी हैं उसमें काफ़ी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं
कि जिसमें वक्त के साथ जो है हमने जिस तरह देखा कि कल ऑयल प्राइसेस के अंदर इजाफा हुआ, तो बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी भी पाई जाती है उस सिचुएशन में कि जहां पर पीस टॉक्स भी चल रही हैं। ये यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान के ओवरऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के मुतालिक आप क्या राय रखेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शहर में जगह जगह कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद की जा रही हैं और कुछ सरकारी वेन्यूज़ पर भी मुनक्किद की जा रही हैं। वहाँ पे पाकिस्तान की और बिलखुसूस कराची की इकॉनमी की बहुत ग्रिम पिक्चर पेंट की जा रही है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो है वो इकॉनमी की बहुत अच्छी पिक्चर पेंट कर रहा है। हम किसकी सुने? दोनों ऑफिशियल नज़रियात हैं। देखिए, टू अनफॉर्चुनेट कि हमारा पॉलिटिकल एक्टिविज्म में हम हाफ ग्लास फुल को देख नहीं रहे। जिस तरह से इकोनॉमिक डेटा हमने देखा, 120 मिलियन डॉलर का सरप्लस माह जनवरी में, रेमिटेंसेस 15% का इजाफा लिया गया। वहाँ पे काफ़ी ऐसी गवर्नमेंट की तजवीज़ात हैं जिसके अंदर पावर्टी को या ऑनगोइंग इन्फ्लेशन बिकॉज ऑफ रमजान सीजन, आई थिंक कि ये भी एक मेजर रीज़न है। पॉलिसी रेट को जो है वो हमने देखा कि वो मुस्तहकम रखा एसबीपी ने। एसबीपी की अपनी एक्सपेक्टेशन है कि इन्फ्लेशन जो है वो सामने आएगी, बट जाहिर है उसमें एक रीज़न ये भी था कि जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ चुके थे। तो ये फॉर पॉलिटिकल एक्टिविज्म हम काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन करते हैं कि एक आम आदमी को जो है वो इम्पैक्ट नहीं पड़ा इस इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट का और इकोनॉमिक डेटा इम्प्रूवमेंट का। तो आई थिंक कि इसको लेवरेज किया जाता है, बट हमें ये देखना चाहिए कि जो हाफ ग्लास फुल है उसमें इकोनॉमिक जो हमारी सिचुएशन है उसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे बढ़ चुके हैं। करंट अकाउंट सरप्लस हमारा 120 मिलियन डॉलर आया। फिर हमारी जो एलएसएम ग्रोथ 4.82% आई ये आधे साल की। आई थिंक कि ये भी एक मुस्बत डायरेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। तो इकोनॉमिक रिकवरी तो बिल्कुल प्रिवेलेंट है, और हमें जो है इससे पहले हमने वर्स्ट सिचुएशन हमारी देखी थी जिसमें हम बैंक्रप्सी की तरफ चले गए थे। अब इस वक्त हम IMF प्रोग्राम में आ चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हम जो है वो स्टेबल सिचुएशन के अंदर हैं जहाँ पे हमारे ताल्लुकात यूएस के साथ भी बेहतर हैं। ये जो डील हुई इंडिया और यूएस की, आई थिंक कि इसने हमें थोड़ा सा फिर जो हमारी उस पर हमें थोड़ा सी अनसर्टेनिटी है हमारी एक्सपोर्ट के लिहाज से। साथ में हमारी जो इस वक्त जो हम सिचुएशन देख रहे हैं कि पॉलिसी रेट को मुस्तहकम रखा गया और इन्फ्लेशन खुद एक्सपेक्टेड है कि वो बढ़ती रहेगी। आई थिंक वहाँ पे पॉलिसी रेट का जो स्टेटस को होना है वो भी एक प्रेशर का रीजन बना। और फिर जाहिर है हम देखते हैं कि हमारी जो ये जो अनरेस्ट है, सिक्योरिटी अनरेस्ट जो बलूचिस्तान में हमने देखा, वो भी एक रीजन था कि जो हमने देखा कि उसकी वजह से रिकोडेक के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके रिव्यू की बातें आ गई और फिर उसके बाद कुछ प्रेशर देखा गया। तो आई थिंक कि हमें हाफ ग्लास फुल देखना चाहिए जिसमें हमारा इकोनॉमिक डेटा मुस्बत है और मार्केट्स भी उसी तरह से उस डायरेक्शन को ले रही हैं पॉजिटिवली। लेकिन जो आपने तस्वीर ड्रॉ की है इसके माने ये हैं कि उसके अंदर काइंड ऑफ दोनों वर्जन्स ऑफ द इकोनॉमी को है कोई ना कोई मेरिट्स ज़रूर मिल रहे हैं, राइट? यानी उसके पॉजिटिव्स भी हैं डेफिनेटली, और जाहिर बात है चैलेंजेस भी हैं। एम आई करेक्ट? देखिए, बिल्कुल गवर्नमेंट भी इसी हिसाब से हमें जो है वो आप देखें कि जो इंडस्ट्रियल जो एनर्जी प्राइसेस हैं उसके अंदर गिरावट देखी गई, और गवर्नमेंट ने ये समझा कि चूंकि यूएस इंडिया डील हुई उससे हमारी एक्सपोर्ट्स पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। और आई थिंक जो गवर्नमेंट की एफर्ट्स हैं उससे हमारा जो एक्सपोर्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्ट डेटा है वो इम्प्रूव हुआ है, उसमें भी ग्रोथ है। एक्सपोर्ट रीफाइनेंस रेट को कम किया गया और आई थिंक कि उसको भी काफ़ी पॉजिटिवली देखा जा रहा है। तो हमें सारे एंगल्स को जो है वो देखना चाहिए कि जो गवर्नमेंट की स्टेप्स हैं ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे एनर्जी प्राइसेस कम नहीं हो सकती थी जी किया जाएगा। रिव्यू टॉक्स में जो केस चल रही हैं होपफुली वो भी पॉजिटिवली हमें आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच रही, लेकिन जुज़वी तौर पर जितनी बातचीत हमारी हुई है बड़ी अहम गुफ्तगू मैं उसे तस्वर करूँगा, और उसमें आपने बहुत सारे नुकात पर रोशनी डाली। बहुत सारे लोग स्टॉक एक्सचेंज और बिलखुसूस बैनुल-अक़वामी मंडियों के ऊपर गहरी निगाहें रखे हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिरी बात है मुख्तलिफ एवेन्यूज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट को बड़ी क्लोजली वॉच किया जा रहा है, क्योंकि हालात वाक़यात मामलात बड़ी जल्दी से तब्दील हो रहे हैं। और साथ ही साथ जो है हम एक ये भी देख रहे हैं कि हमारे रीजन के अंदर भी बहुत सारे चैलेंजेस और इश्यूज़ हम देख रहे हैं। उन चैलेंजेस और इश्यूज़ को कैसे हमने मैनेज करना है ये भी देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे एहसन मेहनती साहब ने कहा कि वो ख़तरा तो किसी हद तक टल गया कि जो हमारे
पड़ोसी मुल्क में आप तसव्वुर कर लें कि मतलब एक पड़ोसी मुल्क तो वो है ना, एक पड़ोसी मुल्क इस तरफ भी है, तो हमारे पड़ोसी ममालिक में ऐसे कह लेते हैं कि जो तब्दील होती माशी सूरत हाल है, सिक्योरिटी सूरत हाल है, उसका असर पाकिस्तान की मईशत पर भी आ रहा था। अब आगे कितने अरसे तक चलता है इसके बारे में हम बात करेंगे। एहसन मेहनती साहब, आपकी गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा हमारे नाजरीन तक नहीं पहुंचा, अगर आप दोबारा से दोहराना चाहें तो। जी मैं ये समझ रहा था कि जो IMF प्रोग्राम के अंदर इस वक्त हम हैं, उसकी जो टॉक्स हैं, रिव्यू टॉक्स, वो ऑन गोइंग हैं, और आई थिंक कि उसके अंदर काफी ज्यादा जो है डिस्कशन हो रहा है एनर्जी प्राइसेस की, जो गवर्नमेंट के डिसीजन हैं कम करने के लिए, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो गवर्नमेंट ने इकदाम लिया, जिसमें एक्सपोर्ट रिफाइनेंस रेट की कमी करना, आई थिंक ये एक डेयरिंग फैसला है। आई थिंक ये जो हमारा इकोनॉमिक नंबर्स हैं वो हमें वक्त के साथ इम्प्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें एक्सपोर्ट नंबर्स इम्प्रूव हो रहे हैं। तो बर वक्त गवर्नमेंट के डिसीजंस जो हैं वो उस सिचुएशन को देखते हुए, जहां पे पाक जो इंडिया US डील है, जिसमें उनको 18% तक जो है टैरिफ मिला है और पाकिस्तान का 19% है, तो आई थिंक कि ये डील के टाइम पर गवर्नमेंट का जो है वो एक मुस्बत फैसला लेना मोरलेस एक्सपोर्ट नंबर्स हमारे इंक्रीज करेगा। आने वाले वक्तों में एक्सपोर्ट नंबर्स जो हैं हमें इम्प्रूव होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की एफर्ट जो है काफी ज्यादा डेयरिंग है एनर्जी प्राइसेस को इंडस्ट्रीज के लिए कम करना। इस वक्त पे अगर मैं सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच इस्तेमाल करते हुए आपसे पूछूं कि हमारे मेजर चैलेंजेस वहीं खड़े हुए हैं, जिसमें प्राइवेटाइजेशन, FDI और ट्रेड डेफिसिट, तो आपके ख्याल से क्या इनकी हाईलाइटेड प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके सॉल्व करने की कोशिश की गई है? देखिए, आई थिंक कि काफी ज्यादा जो एफर्ट की गई प्राइवेटाइजेशन के लिए, नंबर्स तो काफी ज्यादा हैं। जो प्राइवेटाइजेशन की जो लिस्ट है, गवर्नमेंट आहिस्ता वन बाय वन जो है उनकी तरफ जाते हुए नजर आ रही है, बट डायरेक्शन आपको भी नजर आ रहा है कि डायरेक्शन पॉजिटिविटी की तरफ है, इम्प्रूवमेंट की तरफ है। बहुत ज्यादा गुंजाइश हमारे पास एनर्जी प्राइसेस कम करने की भी नहीं है, और इंटरेस्ट रेट कम करने की भी नहीं है, और पावर्टी रिड्यूस करने की भी जो है वो रिसोर्सेज नहीं है। ऐसी सिचुएशन के अंदर इकोनॉमिक नंबर्स को स्टेबलाइज करना एक एक्सपर्टीज का जो निशानदेही है, और इसको हमें थोड़ा पॉजिटिवली लेना चाहिए। जो हमारा इकोनॉमिक डेटा रेमिटेंसेस का है और एक्सपोर्ट्स का है, वो हमारे एटलीस्ट करंट अकाउंट को सरप्लस लाता है। आई थिंक कि ये एक पॉजिटिविटी है, और जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कैपिटल मार्केट की आउट परफॉर्मेंस भी हमें नजर आती है, कि लोग ये समझते हैं, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है कि वी आर इन एन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पोजीशन वेयर IMF इज विलिंग टू गिव अस फर्दर लोन, जहां पे हम अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को ओवर लॉन्गर रन, हम अपनी जो डेट की रीपेमेंट्स हैं वो हम ऑन टाइमली बेसिस कर रहे हैं। तो आई थिंक कि पूरी दुनिया के पास डेट है, मोरलेस 90% कंट्रीज के पास डेट है। आई थिंक कि वो डेट के थ्रू ही ग्रो करते हैं, और हम भी इसी तरह से ग्रो कर रहे हैं। आपके ख्याल से जो FDI का इशू है, उसमें आपने और मैंने काफ़ी दफ़ा प्रोग्राम किया, एक बहुत मेहनत टारगेट हमने अपने लिए रख लिया था। आपके ख्याल से क्या हम एक रीज़नेबल टारगेट रखते तो हम आसानी से अचीव ना कर पाते? देखिए, वो तो हमने देखा है कि हिस्टोरिकली $2 बिलियन का नंबर है, पाकिस्तान का रुख करता है सीपेक। इससे पहले हमने उसमें कुछ डेवलपमेंट की थी, वहां पर हमारे साथ जो है हमारे डेट लेवल को भी बढ़ गया, फिर करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ गया। तो हमारी जो एफर्ट्स हैं वो तो हम उसके डायरेक्शन से ही ले रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारी काउंटर पार्टी होती है, जिसमें चाइना के हमारे अच्छे रिलेशनशिप है, बट उसके साथ जो ट्रेड डेफिसिट तकरीबन $15 बिलियन का है, यानी कि हमें सीपेक में उनकी प्रोडक्ट्स को जो है या प्रोजेक्ट्स को उन्हीं की जो है वो मशीनरी के साथ इंपोर्ट की जो हमारी कॉस्ट पड़ती है, आई थिंक कि उसमें हमें प्रॉब्लम्स ये आते हैं कि FDIs जो हैं वो अपने साथ जो है वो बर्डन लाती हैं, इकोनॉमिक बर्डन। तो हमें हर तरीके से उसको देखना चाहिए कि उसमें कंडीशनैलिटीज भी होती हैं, चाहे वो अगर अरब साइड से आती हैं तो वहाँ पे हमें मिलिट्री सपोर्ट देना है, अमेरिकन साइड से आती हैं तो वहाँ पे हमें उनकी साइड लेनी है। उनके एक्शन काफ़ी डिफिकल्ट एक्शन होते हैं सारे दुनिया भर के मुल्कों के साथ, और आई थिंक कि जहाँ पे हम उनकी पॉलिसी हमारे उनके साथ नहीं मिक्स होती,
वहाँ पे ये एफडीआई नंबर्स वीक हो जाते हैं। तो हमें ऐसी एफडीआई नहीं चाहिए जिसपे हमारी इंडिपेंडेंस ब्लॉक हो। हमें ऐसी एफडीआई चाहिए, या फिर फॉर एग्जांपल हमारे इंपोर्ट नंबर्स जो हैं वो बढ़ जाएं। हमें ऐसी एफडीआई चाहिए जो फॉर एग्जांपल हमें सस्टेनेबल इकोनॉमिक जो है वो सिचुएशन दे, जहां पर हम इंडिपेंडेंट डिसीजंस हमारे मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट में ले सकें। ये बड़ा अहम नुक्ता आपने पेश भी किया, और मैं ख़ुद बड़ा इस मामले में सोचता रहता हूँ। प्रॉब्लम जो अब हमें पेश आएगी एहसन मेहनती साहब, वो आएगी आपके बजट की। अभी दूसरा महीना चढ़ गया है, मेरे ख्याल से दिस वुड बी अ पॉइंट एट विच दे वुड स्टार्ट देयर एक्सरसाइज, एंड देन वी विल गेट द नेक्स्ट बजट। हाउ डू यू सी द नेक्स्ट बजट? देखिए, हमारा फिस्कल डेफिसिट है 5% से ज़्यादा है। जो हमारा बजट है उसमें हमें चैलेंजेस हैं कि हमारी रेवेन्यू ग्रोथ हो, और रेवेन्यू ग्रोथ जहां हम सुपर टैक्स की कलेक्शन की तरफ जाते हैं वहां पे भी इस वक्त भी 300 बिलियन हमें रिकवर करने हैं कॉर्पोरेट सेक्टर से, जिसको अब हम इंस्टॉलमेंट्स की तरफ ला चुके हैं। तो हम एक्सेसिव टैक्सेशन की तरफ जो है वो जा रहे हैं, और बजट के अंदर स्पेशली जहां हमारे कमिटमेंट्स लिखे जाते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स के, वहां पे हमारा टैक्सेशन जो है उसका जो बर्डन है वो कॉर्पोरेट सेक्टर पे 71% तक चला गया है। और आई थिंक ये इफेक्टिव रेट जो तकरीबन 54% है, बट ये नॉमिनल रेट तकरीबन जो है 70% का तजावुज किया, और जिसका हम रिटर्न देख रहे हैं कि जो हमारे जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं वो मोर लेस कोई सेक्टर जो है वो से एग्जिट कर रहा है या कोई कंट्री से एग्जिट कर रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली जो है वो ऐसी सिचुएशन के अंदर फेडरल बजट का जो है वो इफेक्टिव होना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। रेवेन्यू कलेक्शन भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसमें फॉरेन एंटिटीज तो जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रही। तो अनफॉर्चुनेटली हमें जो है इसके अंदर जो है थोड़ी सी ऑस्टेरिटी की तरफ जाना पड़ेगा, जिसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को हम कम करें, और कॉर्पोरेट्स को जो रिबेट्स देनी पड़ेंगी उसके लिए हम IMF के साथ नेगोशिएट करें। तो काफी चैलेंजिंग सिचुएशन होती है ऐसी। जाहिर है ये नंबर्स होते हैं, ये नंबर्स को अचीव फिर अब जब हम करने जाते हैं तो उसकी रीनेगोशिएशन भी हमारी साथ में चलती रहती है, जो इस वक्त हम IMF के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं ये ट्रांच लेने के साथ। तो लेंडर अप्रूवल भी जो है वो उसका एक स्पेस का पार्ट होता है, जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि लेंडर अप्रूवल के लिए हम एनर्जी प्राइसेस को भी उनके आगे रख रहे हैं, और हमारे टैक्सेशन को भी ना आगे उनके रख रहे हैं कि ये ओवर टैक्स एंटिटीज हैं जो फिर बंद होती हैं और फिर ये अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स को बढ़ाती हैं। तो आई थिंक के चैलेंजेस तो हैं, बट बजट बन जाता है। जाहिर है उसमें हमें कलेक्शन की तरफ भी जो है जो हम फोकस लेते हैं उसमें टैक्सिंग द टैक्स को हो जाता है। तो हमें एक बेस टैक्स बेस बढ़ानी पड़ेगी, एग्रीकल्चर को भी टैक्स करें और फिर ऐसे सेक्टर्स को अनटैक्स सेक्टर्स को टैक्स करें जो इससे पहले हमने जिनको टैक्स नहीं किया। थोड़ी सी बात कर लेते हैं पॉलिटिको इकोनॉमिक सिचुएशन की। देयर इज सडनली ए वेव दैट पाकिस्तान पॉलिटिकल सिनारियो में फेस सम काइंड ऑफ टर्बुलेंस। मैं बड़ा सेफली वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो ये टर्बुलेंस जो है इट इज़ कनेक्टेड टू इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, पर्टिकुलरली इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ये ज़ाहिर बात है आवाम को तो नहीं पता, लेकिन अशराफिया को शायद आपके कानों तक भी ये बात पहुंची हो। लेकिन मेन चीज़ ये कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर तो ये इतना ज़्यादा डिस्कस होगा भी नहीं, मैं करूँगा भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है आप इस तरह के कॉन्ट्रोवर्शियल मौज़ूआत पे बात नहीं करते। लेकिन बिकॉज देर इज़ ए KPI फॉर द करंट गवर्नमेंट टू परफॉर्म एट अ सर्टन थ्रेशोल्ड व्हेन इट कम्स टू द इकोनॉमी, डू यू थिंक दे विल बी एबल टू अचीव दैट थ्रेशोल्ड जो गुफ्तगू आपने की उसकी रोशनी में? देखिए, पॉलिटिकल नॉइज होती है, तमाम दुनिया में होती है, और आई थिंक कि डिबेट जो हैं वो हेल्दी होती हैं, और किसी की हेल्थ के प्रॉब्लम्स होते हैं जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। तो आई थिंक कि जो कि कोई हेल्थ इश्यूज जो है इतने टर्मोइल की तरफ नहीं लेकर जाते, लेकिन हमें इकोनॉमिक नंबर्स देखने हैं। इसको हमें एडमिट करना पड़ेगा कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर आई है। प्रेजेंट गवर्नमेंट का भी रोल है, कैपिटल मार्केट्स हायर लेवल्स पर जा रही है, और इससे पहले भी जब गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी वो हाईएस्ट लेवल पर कैपिटल मार्केट्स को लेकर गए थे। तो हमें हमारा जियोपॉलिटिकल जो फॉरेन पॉलिसी है इस क्राइसिस के अंदर वो काफी मुस्बत उसको देखा जा रहा है।
तो चैलेंजेस आते हैं, बट काफी कंफर्टेबली गवर्नमेंट ने इसको डील किया है। तो आई थिंक कि जो पॉलिटिकल नॉइज है एक्सपेक्टेडली वो डल होगी और होपफुली कुछ पैचअप होगा। वी एक्सपेक्ट कि हिस्टोरिकली हुआ था और पॉलिटिकल जो सिचुएशन होती है वो काम हो जाती है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो वी कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। आई थिंक कि ये टेम्पररी फिनोमेना है और इंशाल्लाह ये रमजान का महीना काफी स्टेबिलिटी पॉलिटिकल नॉइज में लेकर आएगा। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हुए गुफ्तगू में। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अकमल चौधरी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बारहा प्रोग्रामों में शामिल होते रहते हैं हमारे साथ, और उनके साथ हम इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर एक गुफ्तगू करेंगे। ज़रा राय देखते हैं उनकी इस बारे में क्या है। तो अकमल चौधरी साहब, स्टॉक एक्सचेंज सिलो सिलो नीचे आ गई, फिर कुछ मिला जुला रुझान, अब आगे का पता नहीं। आप क्या कहते हैं, ये रिकवर करेगी या मुस्तकबिल के अंदर बैन अल-अक़वामी मार्केटें अगर वहाँ पर भी भूचाल आ गया तो यहाँ पर भी आ जाएगा? जी देखें, जो इस वक्त कराची स्टॉक मार्केट में जो रिएक्शन शो कर रही है ना, उसका जो बुनियादी मेरी नज़र में जो वजह है उसकी, वो कंपनीज के प्रॉफिट्स जो है वो आना शुरू हो गए और वो एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं आए। खुसूसी तौर के ऊपर अगर मैं बात करूं, जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है, क्योंकि आपको पता है इंटरेस्ट रेट जो है उसको ग्रेजुअली कम किया है पिछले साल में स्टेट बैंक ने, तो उसके नतीजा ये हुआ है कि बैंक के प्रॉफिट्स में लाजमी जो है वो इस साल में कमी होनी थी और वो चीज जो है वो अब स्टॉक में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई है। तो एक वजह तो ये है। उसके साथ साथ जो दीगर जो हमारे सेक्टर्स हैं, लाइक फर्टिलाइजर है या हमारा जो जिसका ऑयल एंड गैस सेक्टर है, उसकी परफॉर्मेंस भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। और अगेन यहाँ पे भी प्रॉफिट जो है वही मेन जो है वो ड्राइविंग एलिमेंट है कि जो उन्होंने अपने प्रॉफिट डिक्लेयर किए हैं अपने ऑडिटेड अकाउंट्स में, तो वो एक्सपेक्टेशन से कम है। और जाहिर है जब प्रॉफिट में कमी वाक़या होती है तो जो शेयर का प्राइस है वो अल्टीमेटली उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आती है मार्केट प्राइस के ऊपर, क्योंकि उसकी अर्निंग यील्ड बेसिकली कम हो रही होती है। तो एज ए रिजल्ट जो है वो लोगों ने ज्यादा एक्सपेक्टेशन की है और अब वो मार्केट अपनी करेक्शन को शो कर रही है और आहिस्ता आहिस्ता मुझे लग रहा है कि ये थोड़ी सी जो है वो मजीद अपने आप को एडजस्ट करेगी। नहीं, ये थोड़ी मजीद में क्या होगा कि मार्केट थोड़ी मजीद में 25% गिर जाएगी। अब जो लोग पीक में दाखिल हुए थे, वो पीक में दाखिल हुए लोग तो रुल जाएंगे, उनका क्या बनेगा? वो तो पहुंचे थे इसलिए कि भाई और ऊपर और ऊपर और ऊपर, जैसे सोना चांदी में लोग घुसे, आपको पता होगा एन पीक पे सोना चांदी में लोग घुस गए। नहीं, पाकिस्तानियों की तो आपको पता है ना कि ज्यादा जो हमारा वो है वो तो भेड़ चाल है, ठीक है ना। तो अब भेड़ चाल में लोग जो है वो इन्वेस्ट तो कर रहे होते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि उसमें वक्ती फायदा जो है वो बेसिकली देखा जाता है, ना कि ये कि लॉन्ग टर्म जो क्रेडिबिलिटी है उस स्टॉक की जो परचेज किया जा रहा है उसको ऑब्जर्व किया जाए। तो अगेन जो वो हमारे लोगों ने जो है वो जल्दी जल्दी देखा कि यार ये तो दुनिया कमा रही है और मैं रह गया, तो लोगों ने तो जो है ना रातों रात अरबपति और करोड़पति बनने के ख्वाब आंखों में सजाए हुए जो है वो स्टॉक मार्केट पहुंचे हैं। और अब जो है वो खास तौर पर वो लोग जो मार्जिन के ऊपर गेम कर रहे होते हैं या खेल रहे होते हैं, तो वो लोग तो मजीद जो है वो इसमें नुकसान में है, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें तो अपना माल बेचना ही होता है ना एट द एंड ऑफ द डे। तो वो लोग जो है वो इसमें ज्यादा नुकसान में है। तो आपके प्रोग्राम में हम लोग भी यही अक्सर और बेशतर बात करते रहते हैं कि आपने जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करनी हो उसको लॉन्ग रन के लिए इन्वेस्टमेंट करें। शॉर्ट टर्म में जो है ना वो कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट तो होता है कि या लग गया बाउंड्री से बाहर, नहीं तो सिफर के ऊपर आउट। तो ये चीज होती है हमारी शॉर्ट रन में। तो अब चूंकि शॉर्ट रन जो है वो हमारा इतना जो है वो आपको पता है वो टाइम खत्म हो गया, तो नतीजा आपके सामने है। अब लोग जो है वो प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं और अपने जो है वो फायदे जो है वो उन्होंने ले लिए हैं, जो मेन खिलाड़ी थे इस मामले के, और जो है वो अनाड़ी थे वो उसमें फंस के जो है ना वो भुगत रहे। क्या करें और क्या इस मामले में हम ना करें। अच्छा, तीसरी, हाँ, जो तीसरे चौथे एवेन्यूज थे वो भी सब दबे पड़े हैं, तो एवेन्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट तो फिर बचा ही कुछ नहीं ना। बिल्कुल, देखें स्टॉक मार्केट जो है ना वो इस वक्त अच्छा परफॉर्म कर रही थी, नो डाउट,
और मैं तो जो है ना वो अक्सर प्रोग्राम में यही बात करता हूँ, लोग कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल था। मेरे ख्याल में आर्टिफिशियल नहीं था, इन्होंने जेन्युइन तरीके से जो है ना वो आर्टिफिशियल काम किया हुआ था। तो और उसमें अगेन जो है ना वो गवर्नमेंट का ज्यादा रोल था, क्योंकि गवर्नमेंट ही ज्यादा इस वक्त फाइनेंसिंग की अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर रही है प्राइवेट बैंक से। तो अब वो रेट कम होना शुरू हुआ है, तो उसकी वजह से ये एडजस्टमेंट जो है ना वो नजर में आ रही है। अब आगे रियल एस्टेट का थोड़ा बहुत काम है, देखें रियल एस्टेट में इस एडजस्टमेंट के नतीजे में हो सकता है कि रियल एस्टेट में थोड़ा सा बूम आए, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोगों ने पैसा अपना कहीं ना कहीं पार्क तो करना है ना। तो जो पैसा हमारा यहाँ से निकलेगा स्टॉक मार्केट से, तो वो या गोल्ड में जाएगा या रियल एस्टेट में जाएगा। हमारे यहाँ कारोबार का तो रुझान ही नहीं, लेकिन गोल्ड तो सैचुरेट हो चुका है ना। नहीं, कारोबार करने के काबिल हुकूमत ने छोड़ा कहाँ है यार। टैक्स रेट इतने ज्यादा हैं कि आधे से ज्यादा जो आप कमा रहे हैं वो आप टैक्स में दे दो। फिर उसके बाद बिजली के रेट्स इतने हाई हैं, और अब जो है वो सोलर के ऊपर जो थोड़ा बहुत लोगों का कंसेशन था, मुझे तो अभी आने वाले वक्तों में डर ये है कि मैंने और आपने अभी तो नेट मीटरिंग की पॉलिसी इन्होंने खत्म की है। मुझे ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये जिन्होंने सोलर लगाए हुए उनके ऊपर बाकायदा सोलर टैक्स लगेगा कि यार ये आप लोग सोलर से क्यों बिजली बना रहे हो, हमारे पावर प्लांटों से क्यों नहीं ले रहे हो। आप पावर प्लांटों से लो, नहीं लोगे तो इतना टैक्स दो। तो जल्दी है ना आपको ये चीज भी यहाँ पे जो हालात हमारे चल रहे हैं ना उसमें आपको ये भी होते हुए नजर आएगा, और आपको हैरान नहीं होना। फिर आपको जो है ना वो मेरी ये वाली बात बिल्कुल याद आनी चाहिए कि यार ये चौधरी मेरे प्रोग्राम में ये बात करके गया था कि अब सोलर टैक्स भी लगेगा, क्योंकि इंपोर्ट हमने इतना किया हुआ है। 10,000 मेगावाट की जो है ना वो हमने इंपोर्ट की हुई है अपना वो सोलर प्लेटें। तो और हुकूमत की अच्छी खासी कंजम्पशन में जो है वो कमी आई है। अब वो पावर प्लांट्स को जिनको इन्होंने फिक्स चार्जेस देने हैं और उनको गारंटीड किया हुआ है कि हमने आप बिजली पैदा करो या ना करो, चलाओ या ना चलाओ, इतने पैसे तो हमने देने ही देने हैं हुकूमत पाकिस्तान ने। तो हुकूमत पाकिस्तान ने कोई अपनी जेब से तो नहीं देने, अच्छा, तो मेरी और आपकी जेबों से निकलने हैं। अब ये टेक्निकल सवाल, इसका मतलब गर्दिशी कर्जा जो है वो अपनी जगह बिल्डअप हो रहा है, राइट? एम आई करेक्ट? बिल्कुल ऐसे ही है ना, गर्दिशी कर्जा बढ़ेगा ना भाई। जब बिजली के बिल कम होंगे, लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो पहले थोड़ा बहुत बिजली का बिल रेवेन्यू हुकूमत को आ जाता था, उस रेवेन्यू में कमी आएगी तो हुकूमत वो शॉर्टफॉल कहां से पूरा करेगी? जाहिर है फिर उसको टैक्स लगाना पड़ेगा। बिजली और कितनी महंगी करेंगे? क्या 1,000 रुपए का यूनिट करेंगे क्या? पाकिस्तान 85 रुपए यूनिट तो हो गया, ठीक है ना। तो अब जब वो देखेंगे कि यार नेट मीटरिंग वाली पॉलिसी भी जो है वो वर्क नहीं कर रही, और उसके बावजूद गर्दिशी कर्जों में, और गर्दिशी कर्जा यही है ना कि किस वजह से पैदा होता है। नंबर एक, पेट्रोल की या फ्यूल की जो प्राइसेस है इंटरनेशनल मार्केट में ये वो बढ़ती है। दूसरा जो है वो बिजली चोरी सबसे बड़ी वजह है, और जो है वो जो पावर प्लांट्स को हमने वादे किए हुए कि हमने आपको जो है वो IPPs जिसे हम कहते हैं कि इतने पैसे तो हमने आपको देने ही देने। तो जब इतने सारे वादे किए हुए होंगे तो अब वो पैसे कहाँ से अल्टीमेटली इनको प्रोड्यूस करने होंगे? तो वो यही उसका हाल बचेगा कि यार अब लोग तो सोलर से जो है वो अब प्रोड्यूस कर रहे हैं बिजली, तो हम क्या करें? हमने जो है ना वो इन लोगों के ऊपर सोलर टैक्स लगा देना है। तो जो बंदा भी अपनी छतों के ऊपर सोलर लगाएगा वो लाजमी टैक्स देगा, या वो उसकी बिजली के बिल में लग के आएगा या कहीं पे भी लग के आएगा। लेकिन ये बात मैं आज आपके प्रोग्राम में ब्रेक कर रहा हूँ, ये इंशाल्लाह जो है ना वो अल्लाह ना करे कि हो। मेरी दुआ तो यही है, लेकिन जो है वो इसकी वजह से आपको और हमें ये चीज बहरहाल देखनी पड़ेगी कि ये नाकिस पॉलिसी है और लॉन्ग टर्म पॉलिसी के ना होने की वजह से आज हमें और आपको ये सब चीजें भुगतना पड़ेंगी। और आने वाले दिनों में भी जो है ना इसमें कोई मुझे आसानी के आसार जो है ऐसा नजर नहीं आ रहे। ये बड़ा अहम नुक्ता है जो कि आपने पेश किया है, और यहाँ पर ज़ाहिरी बात है मैं उम्मीद और तवक्को यही करते हैं कि ऐसा ना हो। लेकिन मैं जो बात समझ पाया हूँ आपकी वो ये है कि जो एक्सपेंसिव एनर्जी है वो ख़रीदार उसके नहीं होंगे, डोमेस्टिक कंज्यूमर तो शायद उसकी तरफ देखे भी ना और वो सोलर की तरफ शिफ्ट हो जाए, और दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स भी सोलर की तरफ जा रहे हैं या अल्टरनेटिव की तरफ जा रहे हैं। प्रॉब्लम अपनी जगह खड़ा है, लेकिन इशू ये है कि आपको पता है नवंबर में जो एनर्जी अपटेक थी वो उतनी नहीं थी जितनी आपकी इस वक्त सोलर पैनल्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी है। तो दैट्स वेरी शॉकिंग, मेरा जहाँ तक अंडरस्टैंड है। यानी हमारी जो
मुकम्मल तौर पे आप समझे कि तलब थी वो सोलर के जितने पैनल हमने मंगवा लिए उससे कम थी। ये मैंने नेट पे पढ़ा था, हो सकता है गलत भी हो, लेकिन आजकल जो नॉलेज हम तक पहुंच रही है वो वहीं से आ रही है। जी देखिए, इस वक्त जो हमारी जो एनुअल डिमांड है, जो पब्लिश्ड फिगर है, उसके मुताबिक तकरीबन 26 से 27 हजार जो है वो मेगावाट हमारी जो डिमांड है बिजली की वो है। और हमारे पास जो आईपीपी के साथ मिला के जो गवर्नमेंट के पास और प्राइवेट सेक्टर के पास जो कैपेसिटी है वो 45,000 मेगावाट की है। यानी पहले ही हम लोग जो है ना वो एक्स्ट्रा तलब से बिजली प्रोड्यूस करने की पोजीशन में थे। ये मैं स्टार्ट 2025 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद जब सोलर पैनल जो है ना वो आगाज हुआ उनका, तो वो तकरीबन 10,000 जो है ना, ये अनऑफिशियल फिगर है, तकरीबन 6,000 मेगावाट तो खुद जो है वो वजीर जो है पानी और बिजली के ओवैस लगारी साहब वो इस चीज को बिल्कुल इंडोर्स कर चुके हैं कि 6,000 मेगावाट तो पक्की प्रोड्यूस हो ही रही है। अब वो 6,000 मेगावाट तो वो है जो नेट मीटरिंग से शायद मेरे ख्याल में, वरना 10,000 मेगावाट की तो कंफर्म जो अनऑफिशियल सोर्सेज हैं वो कर रही हैं। तो अब बताएं जी, 54,000 मेगावाट हमारे पास मौजूद है, जिसमें से 44,000 45,000 मेगावाट वो है जिसके हमने पैसे देने ही देने हैं। तो ये अब एडिशनल 10,000 मेगावाट का एक तो हमने जो ना इम्पोर्ट बिल अपना बढ़ाया भाई, तो फिर एक ही फिर सोल्यूशन रह गया इसका। उसके बाद एक मिनट एक पॉइंट बताओ ना, हमारे वो जो भोले ओवैस लगारी साहब हैं जो मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं यार ये इससे तो जो है ना वो जो है वो अशराफिया फायदा उठा रही थी। तो उस वक्त आप सोए हुए थे जिस टाइम पे अशराफिया जो वो उसको इंपोर्ट कर रही थी सोलर प्लेटें। अशराफिया ने तो जो फायदा उठाना था, जो प्लेटों को इंपोर्ट करके प्रॉफिट कमाना था, किकबैकें लेनी थी, वो तो ले ली। उस वक्त तक तो आप लोग सोए रहे। अब आपको ख्याल आ रहा है कि जब वो सारी अशराफिया बेच बाच के सोलर प्लेटें, और अब जो गरीब लोगों ने अपने यहाँ पे सोलर प्लेटें लगा ली, तो अब आपको अशराफिया का ख्याल आ रहा है कि नहीं ये तो अशराफिया ने लगाई हुई है इसलिए हम नेट मीटरिंग खत्म कर रहे हैं। तो यार ये लोग इस तरह की बातें करके मुझे समझ नहीं आता है अली भाई कि ये किसको धोखा दे रहे हैं। मतलब ये पाकिस्तान की आवाम है या कोई मतलब हम बेवकूफ हैं, हमें नहीं पता, हम रोटी नहीं खाते, या क्या मसला है इसका कि जिस टाइम पे एक चीज आ रही है आप उसको आने दे रहे हो। अब आप कह रहे हो नहीं वो अशराफिया ने लगाए हुए हैं तो हम जो है ना वो, और यही बहाना बना के कल इन लोगों ने सोलर के ऊपर टैक्स भी लगाना है। ये भी आप लिख लो अपने पास कि ये तो अशराफिया इस्तेमाल करती है सोलर, गरीब बंदा तो करता ही नहीं है, तो अब जो है हम टैक्स भी लगाएंगे। तो यही बातें होंगी और सिलसिला इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। नहीं देखें, जितनी बात आपने की उससे फिर मैंने वही चीज़ अखज़ की कि पाकिस्तान के पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अपनी डिमांड से ज़्यादा है। इसका मतलब इसका हल है कि पाकिस्तान अपनी जीडीपी ग्रोथ इतनी ज़्यादा बढ़ा दे कि एनर्जी कंजम्पशन उसको ग्रिड से लेनी पड़ जाए, वरना तो इस मसले का कोई हल नहीं है, क्योंकि ये एयर टाइट मायदे हैं IPPs के साथ, उनको आप नहीं तोड़ सकते। क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? बस जीडीपी प्रोडक्शन भी भाई कितनी बढ़ाएंगे, हीटअप हो जाएगी। इतनी जीडीपी प्रोडक्शन भी ना बढ़ाओ ना। हमने जितनी बिजली खरीदने के वादे कर लिए हैं और अब जिस रेट पे हमें वो बिजली पड़ रही है वो हमारे बारे में ही नहीं आ रही। तो यही तो प्रॉब्लम है ना। उन एग्रीमेंट से निकल ही नहीं सकते। वो तो एयर टाइट एग्रीमेंट, वो तो एयर टाइट है। LNG के जो हमने कतर के साथ जो मुआहदे किए हुए थे, 3 कार्गो तो हमने इस बेसिस के ऊपर कैंसिल किए कि भाई वो मार्केट में जितना प्राइस बढ़ गई है ना, फर्ज करें हमने आपसे 8 सेंट में मुआहदा किया हुआ था और इस वक्त अगर प्राइस उसकी 11 सेंट हो गई तो हमसे 3 सेंट ले लो, हम नहीं लेते। यानी ये 3 सेंट दे के जो है ना वो अपने आप को इन्होंने बचाया कि यार वो जो डिफरेंस है ना हमारे और मार्केट रेट का, वो आप हमसे ले लो और हम LNG आपसे नहीं ले सकते। ये तो हमारी प्लानिंग का हाल है। तो फिर आप बोलेंगे जी हमारा जीडीपी नहीं बढ़ रहा। जीडीपी अच्छा, जिन्होंने ये किया सब कुछ, जिन्होंने ये सब कुछ किया है, आज आपने देखा होगा वो लेक्चर दे रहे हैं कि इकोनॉमी किस तरह से मसले में आ गई। आपने नोट किया ये? आज कराची के लोग उनको बुला के उन लोगों से लेक्चर्स ले रहे हैं जो इन चीज़ों के शायद पीछे थे। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल ऐसे। कराची के लोग हों, सिंध के लोग हों, पंजाब के लोग हों, भाई अशराफिया एक ही है, ठीक है ना। जो इस मुल्क को खा गए हैं, जो हमें और आपको खा गए ना, वो एक ही किस्म के लोग हैं और उनका जो है ना वो एक ही मिशन है कि माल कमाओ कमाओ कमाओ, अपनी बारी लो, फिर उसके बाद जो है ना दूसरे को बारी दो, फिर 4 साल गुजारो, 5 साल गुजारो, फिर तीसरे को बारी दो। अगली नस्लें जो है ना वो इनकी तैयार होती जा रही हैं हमारे और आपके ऊपर हुक्मरानी करने के लिए। और उससे भी अगली नस्ल एक जो जूनियर है, जो अभी आजकल जो है वो गोदों में खेल रहे हैं बच्चे, मेरे ख्याल में वो हमारे और आपके बच्चों के ऊपर आगे आके राज करेंगे। तो ये मतलब जो है ना वो अल्टीमेट मुझे इसका
एंड नजर आ रहा है। आवाम को भी थोड़े से होश के नाखून लेना होंगे कि वो भी जो है वो थोड़ा सा सोचें कि आखिर ये इस किस्म का सिस्टम या निज़ाम कब तक चलेगा। आज के दिन तक ये सारा क्रेडिट जो है ना वो हुकूमत लेती रही है। खुदा की कसम है, ये अगर पाकिस्तान आज अगर डिफॉल्ट नहीं हुआ तो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो फॉरेन जो पाकिस्तानी यहाँ पे रेमिटेंसेस भेज रहे हैं उनकी वजह से पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं हुआ। अगर उन लोगों की रेमिटेंसेस वही होती जो उनकी पहले थी, यानी 20-25 अरब डॉलर साल की, तो आप यकीन करें हम अब तक जो है ना वो डिफॉल्ट कर चुके होते, हमें अपने पैसे और कर्जे जो है ना वो देने की पोजीशन में ना होते। अभी भी कोई इतना अच्छे हालात नहीं है। अभी भी आप ये समझें कि तकरीबन स्टेट बैंक के पास कोई 3-4 अरब डॉलर के जखायर होंगे, बाकी सारे तो मांगे तांगे की है जिसके ऊपर जो है ना वो हम खर्च भी नहीं कर रहे और सूद भी दे रहे हैं। यूएई को भी सूद दे रहे हैं, चाइना को भी सूद दे रहे हैं और सऊदी अरब को भी सूद दे रहे हैं। तो अभी भी हालात कोई अच्छे नहीं है, लेकिन इन हालात के बावजूद मैं कह रहा हूँ कि ये ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमें बचाया है और आगे भी अगर थोड़ा बहुत हमें चलता हुआ सिलसिला नजर आ रहा है तो ये उन्हीं की भेजी हुई रेमिटेंसेस के तुफैल है, वरना हुकूमत की कारकर्दगी इस मामले में 0/0 है। ये बड़ा अहम नुक्ता आपने पेश किया और अहम बात ये भी है कि चूँकि इस मुबारक महीने की आमद है और मईशत जो है वो शदीद दबाव का शिकार तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन महंगाई की वजह से आवाम दबाव का शिकार है। मैं चाहूँगा 2 जुमले इस बारे में भी कहें। आवाम के बारे में यार, आवाम भी बस उस वक्त तक जब तक बर्दाश्त करती जा रही है तो उसी वक्त तक है इन लोगों की भी। अब आखिर तो आवाम का भी अल्टीमेटली तो आवाम की भी बस होगी ना, तो क्यों इन लोगों को नजर नहीं आ रहा कि यार हम लोग आवाम के ऊपर इतना दबाव डाल रहे हैं, इतना प्रेशर डाल रहे हैं कि बिल्कुल ही जो है ना वो चीजें उनके बर्दाश्त से ही बाहर हो जाए। आप उतना दबाव डालें, उतने बोझ उनके ऊपर डालें कि वो उसको बर्दाश्त कर सकें। अब उसको बर्दाश्त करने की सकत एक आम आदमी में तो रही नहीं है और जो सफेद पोश बंदा था वो बेचारा जो है ना वो किस तरह जिंदगी गुजार रहा है। बस अल्लाह ताला जो है ना हर एक का पर्दा रखे और हमारे हुक्मरानों को है ना जल्द अज जल्द अकल दे और हमें भी अकल दे कि हम लोग भी है ना अपने ऊपर सही किस्म के हुक्मरान जो वो नाफिज कर सकें। और उसके लिए कोशिश हमारी बहरहाल यही होनी चाहिए भाई कि हम अपने आप को सबसे पहले सुधारें। वैसे मैं और आप भी या हम एज ए नेशन भी कोई इतनी अच्छी कोई आइडियल नेशन नहीं है, हम लोगों में भी है ना बहुत खराबियां हैं दूसरों की निस्बत जो हम अपने जो है वो रोजमर्रा मामूलात में शो करते रहते हैं। दोनों तरफ से जो है ना वो बहरहाल बेहतरी की गुंजाइश पैदा करनी चाहिए। हमें खुद अपने आप को भी सुधारना चाहिए, क्योंकि हम सुधरेंगे तो माशरा सुधरेगा और फिर माशरा सुधरेगा तो हमारे जो वो हुक्मरान भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो वो हमें इस मुबारक महीने में अच्छे अता फरमाएगा। वरना तो यही है कि जैसे हुक्मरान वैसी आवाम, तो आवाम ही रिफ्लेक्शन होती है हुकूमत की। तो मेरा तो यही ख्याल है और यही मानना है कि हुकूमत जो है वो उस वक्त तक जो है वो नहीं सही हो सकती जब तक हम अपने आप को जो है सही नहीं करते। राइट नाउ तो हम ये सोच रहे होते हैं कि यार मैं सही हूँ, आई एम दी ओनली पर्सन हु इज राइट, और बाकी सारी दुनिया जो है ना वो गलत है। और सजा भी देनी है तो मेरे अलावा सारी दुनिया को सजा दो। कानून भी अगर लागू होना है तो वो मेरे अलावा सारी दुनिया के ऊपर लागू हो। तो हर एक बंदा जब यही बात सोचेगा तो फिर कानून की हुक्मरानी तो नहीं रहती, फिर मेरिट की हुक्मरानी तो नहीं रहती, फिर जो है वो सीट के ऊपर ऐसे बंदे आ जाते हैं जो उस सीट को डिजर्व नहीं कर रहे होते, जिसके नतीजे में गलत पॉलिसियां बनती हैं और गलत पॉलिसियां जो है वो फिर अल्टीमेटली हम ही भुगत रहे होते हैं। ये सारा जो है वो सिलसिला है जो कि आपके सामने है और इस चेन को वो हमें तोड़ना पड़ेगा। अब वो हम खुद तोड़ लेंगे तो बेहतर है, वरना आगे जैन जी तो आ ही रही है, देखें वो जैन जी क्या करती है। ऐसे मुझे लगता है जैन जी भी हमारी तरह ही हो गए। हम कौन सा जो है वो जब हम जैन जी थे तो हमने भी जो है ना वो बड़े हमारे माँ बाप ने भी ख्वाब देखे थे कि बड़े ये लोग मुल्क और कौम को आगे लेके जाएंगे। तो वही 50 साल 60 साल पुराने अखबार निकाल के देख लें, मईशत का वही रोना धोना चल रहा है। बिजली महंगी होती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब आदमी को खाने को नहीं मिल रहा। 70 साल पहले के अखबार निकालें आपको वही सेम डिट्टो खबरें मिलेंगी। अगले साल तक लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा और आज के दिन भी आप अखबार देखें या खबरें देखें आज भी वही है। तो हमारे तो मसले 70-80 साल जो है ना वो पुराने चल रहे हैं। हमारी जो है वो
वो हम तो अभी तक गटर और पानी के मसले से नहीं निकल चुके, हमारे तो रोड हर साल बनते हैं। तो इस मुल्क से जो है वो फिर कैसे तरक्की हम मजीद आगे लेके जाएंगे, जहाँ पे लोगों ने वो 40-40 फुट नीचे जो है वो ट्रेनों का नेटवर्क बिछा दिया और हमसे जो है वो सड़कें और गलियां नहीं बन रही। ये बड़ा अहम नुकता है जो कि आपने पेश किया, आपका बहुत शुक्रिया। अकमल चौधरी साहब, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। हमारी गुफ्तगू जारी थी, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की मईशत के मुतल्लिक, दुनिया की मईशत के मुतल्लिक और मुख्तलिफ़ इक़्तिसादी मार्केटों के मुतल्लिक, फ़ाइनेंशियल मार्केट्स के मुतल्लिक। फ़ाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर स्टॉक एक्सचेंज भी आता है। मीडिया के तौर पर हमारी हमेशा ख्वाहिश होती है कि हम आपको तंबीह करें, क्योंकि इस मुल्क के अंदर भी प्रूडेंट रहने के लिए कहा जाता है फ़ाइनेंशियल मार्केट्स में। ये काम हमारा नहीं है, अनफॉर्चुनेटली ये काम जिनका है आपको बताने का कि आप प्रूडेंट रहें, उन्होंने ऐसी खामोशी अपनाई हुई है कि हैरानगी होती है मुझे। देखें, सरमायाकारों का पैसा कीमती होता है, सरमायाकारों का तहफ़्फ़ुज़ कीमती होता है। ये काम मीडिया पर भी कोई नहीं कर रहा सिवाय हमारे। हम आप तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि प्रूडेंस बहुत ज़रूरी है, प्रूडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। लोग इसको कैपिटलाइज़ कर रहे हैं सिचुएशन को। देखें, समझने की कोशिश करें, मार्केट अगर अपनी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है तो ये कोई खुशियाँ मनाने की बात नहीं है। इस पर मोहतात रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब सिचुएशन ऐसी हो जाती है फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर तो पूरे तरीके से अलर्ट रहना ज़रूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात ये कि अलर्ट होने के बावजूद हम जो हैं वो सही डिसीजन नहीं ले रहे, सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे। क्या पाकिस्तान जैसा मुल्क स्पेकुलेशन कर सकता है अपनी स्टॉक मार्केट? क्या स्पेकुलेशन को इस हद तक जाने दे सकता है कि मार्केट यकदम 4 गुना हो जाए? आप मुझे सही बताइए, क्या ये बात दुरुस्त है? क्या इस बारे में बार बार माजी की तरह ये तंबीह करना ज़रूरी नहीं है, इंतबाह करना ज़रूरी नहीं है, बार बार तंबीह करना ज़रूरी नहीं है कि सरमायाकारों को मोहतात रहना चाहिए सरमायाकारी करने से पहले? लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला, हर जगह खामोशी। किसी ने ये नहीं कहा कि आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ड्यू डिलिजेंस करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करें, मार्केट ब्लोटेड है, ज़रा केयरफुल रहें। किसी ने नहीं कहा। अरे सोना चांदी वालों को क्या बुरा कहूँ मैं, वो अगर स्पेकुलेशन कर रहे हैं तो क्या हम कोई कमी छोड़ रहे हैं? और इस मुतालिक जिनको बात करनी चाहिए वो बात ही नहीं कर रहे, ये हैरानगी की बात है। जिनको बाहर निकल के इस मुतालिक कहना चाहिए कि भाई प्लीज वॉच इट, वॉच योर स्टेप, वो बाहर कह ही नहीं रहे। क्यों? ये एक सवालिया निशान। साथ ही साथ अब फिर सोना चांदी को भी देख लें। मार्केट में लोगों ने बहुत दफ़ा प्रोग्राम के ज़रिए सवालात भी भेजते हैं फेसबुक के ज़रिए कि बताइए। देखिए, सोने के मुतालिक हमने बात तब शुरू की थी जब 65,000 रुपये तोला था, अब 5 लाख रुपए से ऊपर हो गया। तो आप खुद जहन में सोचिए कि इतना पैसा तो आपने कमा लिया। जब सोने के मुतालिक कोई बात नहीं करता था, गोल्ड के मुतालिक मैं बात करता था, लोग हंसते थे, क्यों वक्त देता है, गोल्ड पे क्यों डिस्कस करता है, स्टॉक मार्केट पे बात करें। किसी ने नहीं की। आपको पता होगा कि मैंने हमेशा ऐसे मौज़ूआत का इंतखाब किया जिनके मुतालिक लोगों ने ज़्यादा बात नहीं की, मैंने आपके सामने रखे। अभी भी मैं आपको यही कहूँगा कि मल्टीपल एवेन्यूज़ जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उनका एक्टिवेट होना कुदरती है। अब अल्टरनेट वेन्यूज़ एक्टिवेट हो जाएंगे, आप खुद देखेंगे। अगर मार्केट दबाव में आई तो एकदम पैसा फ्लो करेगा अनप्रोडक्टिव एसेट्स की तरफ। फिर आप बोलेंगे देखो हमारे मुल्क के अंदर पैसा अनप्रोडक्टिव एसेट्स में लग जाता है। तो भाई प्रोडक्टिव एसेट्स में लगाया तो क्या फ़ायदा दिया आपने? क्या मुल्क की इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ी? आपका फोकस इस पे आना चाहिए था कि ये सारा कैपिटल जो आ रहा है ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ फ्लो करे। लेकिन इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर किसी ने इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया। मेरी तो ख्वाहिश ये है कि गुफ्तगू जारी रहे, बहुत सारे मौज़ूआत पर हम बात करें, लेकिन वक्त हमारे पास महदूद होता है। इसलिए आगे आने वाले प्रोग्रामों के अंदर इस मौजू पर, इस आगे आने वाले प्रोग्राम के अंदर इस मौजू पर हम गुफ्तगू ज़रूर करेंगे और मज़ीद और मौज़ूआत को भी आगे लेकर चलेंगे। वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक।
अली नासिर हमारी टीम को जाती दीजिए। अल्लाह हाफिज़।